हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेमो क्लासेस। कौन कौन से सब्जेक्ट सर आप डिस्कस करोगे? तो मैथमेटिक्स, साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और हमारे पास में मैथमेटिक्स है। 4 सब्जेक्ट में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि किस तरीके से आपको क्लासेस ली जाएगी, यहां पर थोड़ा सा मेथड समझ पाओ कि ये टीचर पढ़ाता कैसे है, राइट? तो यहां पर मैं सारी आपके 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेने वाला हूं। फिर से कह रहा हूं, छोटी छोटी क्लिप्स रहेगी, ज्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इंटेंशन ये है कि मेथड को समझ पाओ कि किस तरीके से क्लासेस रहने वाली है। तो चलिए भाई, क्या एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आर यू रेडी टू रॉक क्लास 10th स्टूडेंट्स? यस यस यस, वी आर रेडी सर, वी आर रेडी टू रॉक, राइट? तो चलिए भैया, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। तो क्लास 10th सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे केमिस्ट्री, राइट? केमिस्ट्री ले लेते हैं सबसे पहले। केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसकी डेमो क्लासेस हम यहां पर ले रहे हैं। थोड़ा सा आप समझ पाओ कि किस तरीके से केमिस्ट्री को डील किया जाता है। केमिस्ट्री हर जगह है यार, हमारी लाइफ के अंदर, हमारे आसपास सब जगह केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, सब जगह मैथमेटिक्स है, ठीक है? तो चलो भाई, मोहित शेखावत, कौन है ये मोहित शेखावत? मैं ही हूं मोहित शेखावत, मैं ही हूं। मोहित शेखावत क्या करेगा? मोहित शेखावत आपकी क्लासेस लेगा, एक तो मैथमेटिक्स की, मैथ्स की, एंड साइंस। साइंस में भी सर 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बायो, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे केमिस्ट्री, और एक होता है फिजिक्स। क्या सर तीनों सब्जेक्ट्स आप ही लोगे? यस, मैं ही डील करूंगा। क्या दिक्कत है यार, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स मैं ही डील करने वाला हूं यहां पर। तो स्टार्ट योर क्लास 10th केमिस्ट्री जर्नी विथ कॉन्फिडेंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाई, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या है ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस? हर जगह रिएक्शन से रिएक्शंस है। अभी आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही समझ पाओगे, क्या सर सब जगह रिएक्शंस हो रही है? यस यस यस, सब जगह रिएक्शंस 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 ही है, राइट? तो केमिस्ट्री को समझ पाओगे, हर जगह केमिस्ट्री लग रही है भाई। तो देखो, सबसे पहला कंबशन। क्या है ये कंबशन? कंबशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई वुड है, मान के चलिए, उस वुड को आप क्या करते हो? जलाते हो, बर्न करते हो। तो क्या होता है? वो वुड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? होता है ऐसा। तो एक नया सब्सटेंस हमारा क्या हो रहा है? फॉर्म्ड हो रहा है। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में, तो वहां पर रिएक्शंस हुई है। किस टाइप की रिएक्शंस? कौन सा चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शंस वहां पर हुई है, राइट? क्योंकि ये क्या है? ये जो रिएक्शंस है वो इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। अभी आप समझ नहीं रहोगे रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, राइट? कंबशन हुआ तो यहां पर रिएक्शंस देखने को हो रही है, तो मैं आपको रिएक्शन समझाना चाह रहा हूं। फिर आप देखो ये रॉटिंग, आपने देखा होगा एप्पल को, एप्पल कोई भी फ्रूट है, वो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उससे रिएक्शंस हुई है, और यहां पर ये जो फ्रूट है ये क्या हो गया? एक तरह से खराब हो गया। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रॉटिंग, राइट? ऐसे ही एक होता है हमारा रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है सर? जैसे कि आपने कोई आयरन नेल देखी होगी या कोई आयरन का ऑब्जेक्ट देखा होगा। आयरन ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट करता है। आयरन जब रिएक्ट करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर के साथ में, तो क्या होता है? वहां पर रस्टिंग लग जाती है। रस्टिंग मींस होता है जंग लगना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? जंग लगना। तो जंग यहां पर क्या होती है? लग जाती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और क्या हो जाता है? ये ऑब्जेक्ट रेडिश ब्राउन की लेयर आ जाती है, वहां पर रेडिश ब्राउन टाइप में एक लेयर इसके ऊपर जम जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग, राइट? तो यहां पर भी क्या हो रही है? यहां पर भी रिएक्शंस हो रही है। ऐसे ही डाइजेशन है ना। देखो, ये एक प्रोसेस है लाइफ का, राइट? अगर हमें सर्वाइव करना है लाइफ में, तो हमें फूड लेना होगा, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोसेस करता है। तो डाइजेशन में भी क्या होता है? रिएक्शंस होती है। किस टाइप की रिएक्शंस होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जब चैप्टर अपन पढ़ेंगे। ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है?
इसके बारे में हम पूरा डीपली अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रही है। जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर भी रिएक्शंस हो रही है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, राइट। तो ये भी हमारी एक रिएक्शंस हो रही है। तो भैया जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हैं, हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हम बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स। क्लास 6-7 से स्टार्ट आपने देखा होगा, साइंस के अंदर पढ़ा होगा हिट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चे वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मींस जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करें, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि प्लांट्स, लेकिन एनिमल्स हुए, ह्यूमंस हुए, वो कौन होते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो फूड अपना खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है। चलो, तो यहां पर क्या हो रहा है भैया, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, तो यहां पर कुछ रिएक्शंस बनती है। उस रिएक्शन को भी मैं यहां पर नोट कर लेता हूं, कैसे होती है वो रिएक्शंस, कैसे होती है वो रिएक्शंस। सर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है, CO2 जो होता है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, H2O के साथ में, और क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है सर, और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट यहां पर निकलती है, राइट। ऐसा ही होता है। तो ये हमारी रिएक्शंस बनती है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारी रिएक्शंस यहां पर बनती है। किसके प्रेजेंस में होती है, ये प्रेजेंस में होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शंस होती है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। कहां पर, कहां पर, क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल ही इस प्रोसेस को करता है, पूरा प्रोसेस होता है, तो इसको हम समझेंगे बाद में। चलो भाई, ऐसे ही सेकंड पॉइंट है आयरन स्ट्रक्चर्स टर्निंग रेडिश ब्राउन विद टाइम ड्यू टू कोरोजन, रस्टिंग, राइट। तो देखो यहां पर जो आयरन नेल है वो कुछ टाइम बाद में क्या हो जाती है, कुछ टाइम बाद में उसके ऊपर रेडिश ब्राउन की एक लेयर आ जाती है, राइट। तो ये एक तरह से रस्टिंग का एग्जांपल है। ऐसे ही क्लोथ के ऊपर आपने देखा होगा, क्लोथ को जब हम साबुन से, सोप से क्या करते हैं, वॉश करते हैं, तो जो डर्ट है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी रिएक्शंस हो रही है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा रिएक्शंस का। और बर्निंग ऑफ वुड एट अ कैंप फायर, कैंप फायर में जब वुड को बर्न किया जाता है तो वहां पर भी रिएक्शंस हो रही है। क्लियर है बात। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस कौन कौन सी रिएक्शंस है, ये केमिकल रिएक्शंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जो रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज मेरे प्यारे बच्चे। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, राइट। चल, तो इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। सर केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। हाँ बेटा, इसको समझते हैं। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन H2 जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, जब H2 O2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चे, H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, एक कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है। और ये कंपाउंड क्या है, ये है एक तरह से वाटर, वाटर हमारा फॉर्म्ड हो रहा है, राइट। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन के अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस जो कि H2O बना वो फॉर्म्ड करता है, उसको हम बोलते हैं भैया इस प्रोसेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। एक नई प्रॉपर्टीज के साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं H2O, और नई प्रॉपर्टीज के साथ में यहां पर बन रहा है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इज केमिकल रिएक्शन अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो देखो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो उसके अंदर केमिकल चेंज होगा। क्यों सर केमिकल चेंज क्यों होगा, तो देखो केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, राइट। जैसे कि यहां पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहा है, तो इसका मतलब है कि एक नया सब्सटेंस
विथ न्यू प्रॉपर्टीज यहां पर फॉर्म्ड हो रहा है। इसका मतलब है जब भी अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पर केमिकल चेंज हुआ है, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमेशा क्या होगा, हमेशा मेरे प्यारे बच्चे केमिकल चेंज होगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो यहां पर हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा देख लेते, डिफरेंशिएट कर लेते क्या क्या डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है, तो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जबकि केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हमारा केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है, राइट। ऐसे ही फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब समझे, रिवर्सिबल मतलब समझाता हूं देखो आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस को देखते हैं, ठीक है। तो ये आइस है, ठीक है। आइस किस स्टेट में होती है? आइस होती है मेरे प्यारे बच्चे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। पता होगा तुम्हारे को स्टेट्स कौन कौन सी होती है, तो सॉलिड स्टेट होती है। तो आइस को जब मैं क्या करूंगा बेटा, मेल्ट करूंगा। जब मैं मेल्ट करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि कौन सी स्टेट है, वो है हमारी लिक्विड स्टेट, वो है हमारी लिक्विड स्टेट, राइट। तो आइस से वाटर बना, तो आप कहोगे सर 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 नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है आइस से वाटर, इसका मतलब है कि ये तो केमिकल चेंज है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, केमिकल चेंज नहीं है ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। क्यों क्यों, इसका रीजन मैं आपको देता हूं कि देखो नया सब्सटेंस तो फॉर्म्ड हो गया, आइस से वाटर बन गया, लेकिन नई प्रॉपर्टीज के साथ में जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वही इसकी प्रॉपर्टीज होगी, डिफरेंस नहीं है इनकी प्रॉपर्टीज में। जबकि केमिकल चेंज जो होता है उसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो इसको एक तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। तो यहां पर देखो, क्या मैं आइस से वाटर बना सकता हूं? यस, मेल्ट करके। और क्या मैं वाटर से आइस पे जा सकता हूं? यस सर, फ्रीज करके। सर फ्रीज करके मैं वाटर से आइस भी जा सकता हूं। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है आइस से वाटर और वाटर से आइस, ये जो प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चे वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये होता है। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जबकि जो केमिकल चेंज होते हैं वो इवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखना, एप्पल जो होती है, एप्पल आपकी खराब हो गई, अब उस एप्पल को, खराब एप्पल को वापस सही कर सकते हो आप? नहीं यार, कैसे कर सकते हो? तो यहां पर केमिकल चेंज हुआ है। ऐसे ही आपने कोई वुड का टुकड़ा, आपने या कागज ले लो, आप कोई एक पेपर है, पेपर को आपने बर्न कर दिया। अब पेपर को बर्न करने के बाद में क्या वापस आप पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। किसी चीज के ऊपर जंग लग गई है ना, रस्टिंग हो गया, तो वहां पर इस रस्टिंग को आप हटा सकते हो, वापस से उसको एक्चुअल पोजीशन में लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते हो। तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा मेरे प्यारे बच्चे क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये कंबशन हुआ, रॉटिंग हुआ, रस्टिंग हुआ, डाइजेशन हुआ, ये सारे केमिकल चेंज होते हैं। जबकि मेल्टिंग, मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है, आइसक्रीम आपकी पिघल जाएगी लेकिन वापस से उसको फ्रीज करके वापस आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो ये फिजिकल चेंज है। ऐसी श्रेडिंग, श्रेडिंग मींस पेपर की श्रेड करना, तो वापस से वो पेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये श्रेडिंग प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। ऐसे ही कोई बॉइल्ड हो रहा है मान के चलिए, तो बॉइलिंग भी हमारा फिजिकल चेंज होता है। और ऐसे ही आपने कोई टमाटर का कट पीस कर दिया, कट कर दिए टमाटर की, आपने चॉपिंग कर दी मान के चलो, और कोई नया सब्सटेंस, टमाटर को जब हम चॉप करेंगे तो कोई एप्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, है केले में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। जो टोमेटो है उसकी चॉपिंग करोगे तो टोमेटो ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हुआ है। तो ये भी हमारा प्रोसेस क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्लियर है बात? यस और नो? जल्दी से बताओ। चलो भैया अब बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की। केमिस्ट्री का डेमो हमने दे दिया है आपको, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं कि भाई फिजिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर है सबसे फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की हम डेमो क्लास आपकी ले लेते हैं। ये भी कौन पढ़ाएगा आपको? मोहित शेखावत पढ़ाएगा। तो लेट्स बिगिन योर जर्नी टू मास्टर क्लास टू फिजिक्स। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहली बात करता हूं मैं कि लाइट होती क्या है, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास ले रहा हूं यहां पर इस डिजिटल बोर्ड पे, राइट।
कैमरा सामने लगा हुआ है भाई, तो कैमरा, डिजिटल बोर्ड, ये कब वर्क कर पा रहे? जब मेरे पास में लाइट है, राइट। अगर लाइट ऑफ कर दूं तो ना तो कैमरा आपको मेरे को दिखा पाएगा, मेरी एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? इस लाइट की वजह से है। अगर लाइट नहीं होगी तो मैं भी नहीं दिखूंगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है। तो लाइट एक क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है आपको सेंसेशन ऑफ विजन, देखने में मदद करता है, देखने में हेल्प करता है। किसी भी चीज को देखना हो तो लाइट के माध्यम से आप देख सकते हो किसी को, तो सेंसेशन ऑफ विजन को प्रोवाइड करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, लाइट चैप्टर है तो लाइट होता क्या है उसके बारे में हमने देख लिया, राइट। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, राइट। लाइट स्टैंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट ऐसे नहीं ट्रैवल करती है भाई, भाई भाई भाई, ऐसे ट्रैवल नहीं करती है लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अगर आपको ये प्रोसेस देखना है तो आप इसके लिए टिंडल इफेक्ट देख सकते हो, जहां पर आपको लाइट का पाथ दिखेगा, तो आपको दिखेगी लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो लाइट का जो नेचर है, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो लाइट है उसका नेचर ड्यूअल है। किसी ने कहा कि भाई लाइट जो है वो वेव है, किसी ने कहा लाइट जो है पार्टिकल्स है। तो दोनों मान लिया हमने कि लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है। वेव भी आप कंसिडर कर सकते हो, एज ए पार्टिकल भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लाइट जो है वो शेडो क्रिएट करती है, ये सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, लाइट कास्ट शेडो। लाइट, तो आप कभी भी लाइट में आप खड़े होगे, आप सनलाइट में आप जब देखोगे अपना आपको, तो आपकी शेडो आपको नजर आएगी, राइट। तो लाइट क्या करती है? एक तरह से शेडो फॉर्म्ड करती है। यहां पर भी मेरी शेडो फॉर्म्ड हो रही है, राइट। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, मेरा हाथ वाथ देख रहे होगे, पीछे शेडो दिख रही होगी आपको। तो लाइट क्या करती है? एक तरह से कास्ट करती है शेडो। स्पीड ऑफ लाइट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जो स्पीड होती है लाइट की, किसमें? वैक्यूम में, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ms-1 यहां पर लिखा हुआ है, ms-1, इसका मतलब समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। ये मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को अगर अपन पॉजिटिव करना चाहे तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो m/s हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है कहां पर? वैक्यूम के अंदर होती है। सर वैक्यूम क्या है? वैक्यूम क्या है? अब देखो, कई बच्चे क्या मानते हैं वैक्यूम और एयर एक होता है। नहीं, वैक्यूम एयर एक नहीं होता बेटा। एयर 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 अलग चीज होती है, वैक्यूम अलग होता है, ठीक है। तो वैक्यूम के अंदर मेरे प्यारे बच्चे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, कोई एटमॉस्फेयर वहां पर नहीं है, कोई वहां पर गैसेस नहीं है, है ना। तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मेरे प्यारे बच्चे। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरेगी तो वहां पर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। फॉलोइंग में हैपन, क्या देखने को मिलेगा सर? हो सकता है वहां पर रिफ्लेक्शन हो सकता है वहां पर रिफ्रैक्शन हो सकता है वहां पर एब्जॉर्प्शन हो। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर गिरेगी तो वहां पर रिफ्लेक्शन हो सकता है, वहां पर रिफ्रैक्शन हो सकता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। क्या होता है सर? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। इसको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो, एक तो होता है हमारे पास में ट्रांसमिशन, समझना, बहुत प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है हमारे पास में ट्रांसमिशन। क्या होता है सर ट्रांसमिशन? देखो ट्रांसमिशन को समझते हैं। ट्रांसमिशन कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरेगी, मेरे प्यारे बच्चे समझना बहुत ध्यान से, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी तो लाइट जब गिर रही है तो ये देखो क्रॉस कर रही है इसको, यस, क्रॉस कर रही है। तो ये क्रॉस करने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? लाइट क्रॉस कर रही है, लाइट इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है और यहां पर कोई बेंडिंग ऑफ लाइट आपको देखने को नहीं मिली। जब भी बेंडिंग ऑफ लाइट आपको नहीं देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा ट्रांसमिशन, राइट।
क्रॉस कर रही है लाइट इस ऑब्जेक्ट को और कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिली, सीधी की सीधी पास हो गई, लाइट पासेस डायरेक्टली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। एक होता है रिफ्रैक्शन, देखो ट्रांसमिशन की जैसे ही रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन यहां पर बेंडिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर पूरा टॉपिक, क्यों मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज होने के बाद में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो होता है, तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट रेज आएगी तो लाइट रेज आएगी और इसके अंदर जाएगी, राइट। ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है लाइट रेज, ठीक है, बाउंसिंग बैक नहीं होती है, ध्यान रखना। तो देखो लाइट रेज आई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आई और इस ऑब्जेक्ट से फिर से बाहर निकली, राइट। तो यहां पर आपको देखने को मिला बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो लाइट रेज ऐसे थी और ये बैंड हो गई इस तरीके से, है ना। इस वाली सिचुएशन में देखो सीधी की सीधी आई, ये जैसा बाहर था मीडियम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। लेकिन यहां पर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, यहां पर जो मीडियम है वो एयर है मेरे प्यारे बच्चे, और यहां पर मान के चलो ये ग्लास है, तो यहां पर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो बेंडिंग ऑफ लाइट यहां पर देखने को मिली। तो ये क्या है, एक तरह से ये रिफ्रैक्शन है, लाइट बेंड्स व्हेन हिट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। चलो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस ही नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जो लाइट होती है वो बाउंस बैक हो जाती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप देखो ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज आई और बाउंस बैक हो गई। ये देखो लाइट रेज आ रही है और ये बाउंस बैक हो गई, लाइट रेज आ रही है, बाउंस बैक हो गई। इस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और एक होता है एब्जॉर्प्शन, लाइट रेज आई और अंदर ही क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। लाइट रेज आई और अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, वापस से बाहर नहीं निकली है, राइट। जैसे इनमें देखोगे आप, इन दोनों में ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन में, तो लाइट रेज आ रही है और बाहर भी निकल रही है इस ऑब्जेक्ट से। इसमें भी देखो लाइट रेज आ रही है और ये ऑब्जेक्ट से बाहर भी निकल रही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही है ना, बाहर नहीं निकली है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। लाइट गेट्स कंप्लीटली सक्ड इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंदर ही क्या हो गई, सक्ड हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट। तो रिफ्लेक्शन को समझते, सबसे पहला टॉपिक यही है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स एट पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जैसे कि यहां पर देखो एक इमेज आपको गिवन है और इस इमेज के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है। यहां पर आपको दिख रहा है ये एक हमारे पास में क्या है, एक मिरर है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम बोलेंगे ये एक तरह से क्या है हमारे पास में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि हमने यहां पर लिया है मिरर को, मिरर एक तरह से पॉलिश सरफेस होता है, अच्छा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर लिया है, राइट। अब इस मिरर के ऊपर क्या होगी, इंसिडेंट रे आएगी। जो रे आती है उस रे को हम बोलते हैं, इनकमिंग रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो देखो इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, द इनकमिंग रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। एक इनकमिंग रे जो कि सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है, टकराती है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये मिरर है मेरे प्यारे बच्चे, और ये हमारे पास में क्या है, जो इस मिरर के ऊपर रे आएगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये वाली जो रे है वो इंसिडेंट रे, इनकमिंग रे हम इसको बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे द रे दैट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, राइट। तो देखो इंसिडेंट रे आई, अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है, तो इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट। तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो ये वाली जो रे है मेरे प्यारे बच्चे, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रे आई रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। मतलब द रे दैट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर का जो इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आई, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेगी मेरे प्यारे बच्चे, जहां पर मीट करेगी, कौन सा पॉइंट है, ये है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट को, जहां पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे टकराती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। सर नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल होता है मेरे प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर। देखा आपने परपेंडिकुलर क्या होता है? ठीक है, देखा आपने मेरे प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर का मतलब पता है? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, इस ट्रायंगल के अंदर आपको ये दिख रहा है यहां पर क्या बनता है, यहां बनता है 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है मेरे प्यारे बच्चे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो मिरर है इस पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो यहां पर देखो ये हमने बनाया है बिल्कुल नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, 90 डिग्री बना दिया। अब तो एन इमेजिनरी रे लाइन होती है, इमेजिनरी रे होती है ये जो नॉर्मल होती है, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो मैंने आपको बता दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्या होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में एक एंगल आपको देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला। मैं आई रिपीट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल आई से डिनोट करते हैं इसको, एंगल आई से। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, क्लियर है बात, यस और नो? तो देखो एंगल आई और एंगल आर हमारा बन चुका है। अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया एंगल आई क्या होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी फास्ट यार। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा आई, एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल आर। सिंपल। चलो नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते फटाफट से। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन की दो लॉज होती है। कौन कौन सी, हमने कौन कौन सी रे पढ़ी थी मेरे को ये बता दो। तो एक तो हमने पढ़ी थी रिफ्लेक्टेड रे, एक हमने पढ़ी थी इंसिडेंट रे, एक हमने पढ़ी थी नॉर्मल, ठीक है, जो कि इमेजिनरी रे थी। ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट। ठीक है, इसका मतलब समझाता हूं। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे है। तो यहां पर आपको तीन रे नजर आ रही है, एक तो ये, एक नॉर्मल और एक रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी फर्स्ट है। सेकंड जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था, कौन सा, एंगल आई जिसे हम कहते हैं, ये वाला एंगल, एंगल आई किसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना था, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना था उसको बोलते हैं एंगल आई। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना था उसको बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर मेरे प्यारे बच्चे, एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ये कहती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ध्यान रखना, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्विवेलेंट होता है, इसे कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है सर, अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो नोट करके लिखना भाई, एनी रे ऑफ लाइट विच, चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी बाद में समझाऊंगा, इसको समझते हैं। देखो कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर मेरे प्यारे बच्चे ये एक मिरर है मान के चलिए। तो इसके ऊपर मैंने क्या करा, अब की बार हमने ये देखा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, और हमने ये भी देखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है कि एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, चलो भाई, चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चे, अब की बार मैंने क्या किया कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मैंने क्या किया, मैंने किया नॉर्मल के थ्रू, मैंने नॉर्मल के थ्रू क्या डाल दी, इंसिडेंट रे डाल दी। खत्म बात, इंसिडेंट रे मैंने नॉर्मल के थ्रू डाल दी। तो जब मैं इस
नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट रे डालूंगा, जब नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट रे डालूंगा तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल आई। तो इस केस के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, मेरे को आप ये बताओ कि जब मैं नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट रे डालूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कितना होगा? आप कहोगे सर ये तो 0 होगा। जब आपने नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट रे डाल दी तो यहां पर तो कोई एंगल बना ही नहीं, मतलब एंगल 0 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, समझ गए? समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? एंगल आई जो होगा वो 0 डिग्री का होगा, राइट? चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बताया था? एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्विवेलेंट होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है। तो एंगल आई अगर 0 डिग्री है तो एंगल आर भी हमारा 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब तो यही हो गई, लाइन रे आई और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसका मतलब यही हुआ ना, 0 डिग्री से वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो रे आएगी और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो नोट यही लिखा हुआ है, एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स आर पाथ। यही है, ठीक है? तो कोई भी एक रे अगर विच इज इंसिडेंट नॉर्मली, किसी भी रे को अगर नॉर्मली आप क्या करवाओगे, डालोगे सरफेस पे, तो क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग इट्स आर पाथ। जो उसका पाथ था उससे ही वापस वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्लियर है? यस और नो? प्लीज टेल मी। चलो नेक्स्ट, खत्म हो गया। हाँ, फिजिक्स कंप्लीट। चलो नेक्स्ट बायोलॉजी देख लेते हैं। सर की बायोलॉजी भी चेक कर लेते हैं कि बायो में क्या है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो समझ में आ गई, सर बायोलॉजी बताओ। अब देखते हैं बायो कैसी है आपकी। चलो आ जाओ बेटा, बायो पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, राइट? लाइफ प्रोसेस क्या है भैया? डेमो क्लास है, मोहित शेखावत ही आपकी बायो लेगा मेरे प्यारे बच्चे। और लेट्स एक्सप्लोर हाउ लिविंग बीइंग सर्वाइव, राइट? इस लाइफ प्रोसेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेसेस पढ़ेंगे बहुत सारे, कैसे लिविंग बीइंग जो होता है वो सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस करता है, राइट? तो उन प्रोसेस के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। चलो देखो भाई, लाइफ प्रोसेस क्या होता है इसको समझते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये 4 प्रोसेस होते हैं इस चैप्टर के अंदर, हमें ये 4 प्रोसेस ही पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है न्यूट्रिशन, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको लाइफ सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन करना होगा, इस प्रोसेस से गुजरना होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस से गुजरना होगा कि भैया हमने खाना तो खा लिया, इस प्रोसेस में क्या होता है? खाना। न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो खाना तो खा लिया, लेकिन उससे एनर्जी कैसे बनाएं वो बताएगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग वाला प्रोसेस, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, उससे क्या होती है? एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी फॉर्म्ड होती है, तो हमें एनर्जी बनेगी, ठीक है? नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब एनर्जी तो बन गई सर, लेकिन हर सेल तक पहुंचाना है उसे। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है, फंक्शनल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होती है, राइट? तो सेल से बॉडी बनती है, हमारी जो बॉडी है वो सेल ही सेल से बनी हुई है। सेल्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सेल्स तक, हर एक सेल्स तक हमारी जो एनर्जी है वो पहुंचनी चाहिए। तो उसको एनर्जी को पहुंचाएगा कौन? वो पहुंचाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है और ब्लड के जरिए ही एक तरह से हमारी ट्रांसपोर्ट होती है सारी चीजें, और एनर्जी हमारी बनती है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है। और एक्सक्रीशन, अब जो हमारी बॉडी के अंदर हम खाते हैं ना बेटा, हम खाते तो हमारा वेस्ट निकलता है ना? अब वेस्ट जो होता है वो कुछ टाइम बाद में क्या होगा? अगर वेस्ट हमारे इकट्ठा हो गया तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? पॉइजन बन जाएगा, राइट? तो वो वेस्ट भी निकलना जरूरी है, तो उसके लिए हमारे को भगवान ने एक व्यवस्था कर रखी है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस से भी हमारे को गुजरना पड़ेगा। हमारा वेस्ट जो है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? हम कौन सा प्रोसेस पढ़ते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होता है? किडनी होती है, किडनी फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है? चलो भाई, तो सबसे पहले बात हम करते हैं न्यूट्रिशन। एक एक प्रोसेस को हम यहां पर देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर सिंपल है कि हम खाना खाएंगे और खाने को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हम यहां पर पढ़ने वाले। हर प्रोसेस के अंदर एक हम
सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, राइट। ऐसे ही एक्सक्रीशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये 4 सिस्टम आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को देख लेते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। फूड को टेक करना, सिर्फ फूड खाने से मतलब है मेरे प्यारे बच्चे। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। इट इज द 2 टाइप्स। तो कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को वो फॉलो करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही एक होता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, हम डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो हम हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस है, राइट, ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो खुद अपना फूड बनाते हैं। प्रोसेस कौन सा होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो 2 न्यूट्रिशन होते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये डेमो वीडियो है तो मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं इस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसेस है कौन सा भाई, रेस्पिरेशन। अब देखो हमने फूड ले लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपना वर्क कर लिया, देन उसके बाद में अब क्या होगा, अब होगा भाई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या करेगा, एनर्जी क्रिएट करेगा, राइट। तो एनर्जी फॉर्म्ड कैसे होगी, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, राइट। तो कौन कौन से यहां पर होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो फुल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, है ना, फुल ऑक्सीजन हो, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अकर्स विदाउट ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फुल एनर्जी बनती है। फुल एनर्जी मेरे प्यारे बच्चे यहां पर बनती है। कितनी एनर्जी बनती है, अप्रोक्स 36 एटीपी। 36 एटीपी यहां पर एनर्जी बनती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी समथिंग यहां पर एनर्जी बनती है। सोच लो कितना डिफरेंस है। इसलिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, तो उसके अंदर सिर्फ इतनी सी बनती है। कोविड में आपने देखा ही होगा क्या हुआ भैया, क्या खाना नहीं खा रहे थे लोग, खाना खा रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी अगर है तो भैया आप एनर्जी यहां पर क्रिएट नहीं कर पाओगे। हमारा शरीर कैसा हो गया था, बॉडी कैसी हो गई थी, वीकनेस आ गई थी। तो वो क्या हो रहा था वहां पर, उस केस के अंदर क्या हो रहा था, एनर्जी क्रिएट नहीं हो पा रही थी, एनर्जी फॉर्म नहीं हो पा रही थी, राइट। तो कुल मिला के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर को। ट्रांसपोर्टेशन, चलो भैया अब हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, हमने एनर्जी क्रिएट कर ली। अब एनर्जी क्रिएट करने के बाद में मैंने आपको बताया हर सेल तक हमारी एनर्जी पहुंचनी चाहिए। अब वो हर सेल तक हमारी एनर्जी कैसे पहुंचेगी, वो पहुंचेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के माध्यम से। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, लाइक जैसे कि फूड हुआ, वाटर हुआ, गैसेज हुई, वेस्ट हुआ, वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगा। तो किसके थ्रू पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू। तो ह्यूमंस के अंदर तो क्या होता है, डन बाय ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लांट के अंदर कैसा होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, जाइलम जो होता है वो वाटर को एक तरह से लीफ तक पहुंचाएगा, ठीक है, और हर मतलब पार्ट्स तक पहुंचाएगा। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, तो वाटर को हर पार्ट्स तक पहुंचाएगा, हर, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम जो होता है ये भी एक टिश्यू होता है जो कि फूड को हर पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, सिंपल। नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होगा, जो हमारे अंदर वेस्ट है उसको अब बाहर निकालना है, तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अगर हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉइजन क्रिएट हो जाएगा और हमारी बॉडी फिर उसको डील नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम्स बहुत होगी, ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे हमारे। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी कैसे होता है, डन बाय किडनी। किडनी के थ्रू यहां पर
हमारा फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन के माध्यम से हमारा वेस्ट निकलता है। और प्लांट के अंदर आपने देखा होगा डायलिसिस प्रोसेस होता है जिसकी किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे ह्यूमंस के अंदर जो वेस्ट निकालेगा वो कौन निकालती है, वो निकालती है किडनी, ठीक है, फिल्टर करने का काम करती है। तो किडनी क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है ब्लड, राइट। तो यूरिन के माध्यम से हमारा क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है। और प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट के अंदर ये प्रोसेस होता है लीव्स, गम्स एंड रेजिन्स, इनके थ्रू यहां पर वेस्ट निकलता है। प्लांट में भी वेस्ट निकाला जाता है। क्लियर है। तो आपने देखा होगा जो जिनको डायलिसिस होता है, जैसे कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है, तो उनको डायलिसिस प्रोसेस के माध्यम से, डायलिसिस क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि क्या करती है, आपके वेस्ट को निकालती है, राइट। ये पूरा प्रोसेस हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, राइट। ये सिर्फ डेमो क्लास है, कैसे आर्टिफिशियल किडनी होती है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, डायलिसिस प्रोसेस कैसे होता है, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। चलो भाई, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट होगी। अब भैया हमारा मैथमेटिक्स आ रहा है, अपना सब्जेक्ट आ गया भैया। ये तो अपना है, ये तो अपना है मेरे प्यारे बच्चे, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट हम देखने वाले हैं रियल नंबर। थोड़ी सी झलक देखेंगे रियल नंबर की, डेमो क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। और ये भी हमारा कौन लेगा, मोहित शेखावत लेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, रिजल्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। चलो भाई आओ, तो क्या होता है सर रियल नंबर। अब देखो सिंपल पढ़ेंगे रियल नंबर। कोई एक क्या है सर रियल नंबर, डेफिनेशन देख लो, नहीं यार डेफिनेशन नहीं देखनी, डेफिनेशन नहीं देखनी है। हमें कोशिश करनी है कि हमें थ्योरी पे नहीं जाना है, थ्योरेटिकल हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। कैसे, लॉजिकल पढ़ेंगे। देखो समझ लो रियल नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात है। तुमने जितने भी नंबर्स अपनी लाइफ में देखे होंगे, तुमने मेरे प्यारे बच्चे जितने भी नंबर्स तुमने अपनी लाइफ में देखे हैं वो मेरे को बता दो। जितने भी नंबर्स तुमने देखे वो सारे नंबर्स मेरे को लिखवा दो, सारे के सारे रियल नंबर है वो। क्लियर है। अच्छा सर सारे के सारे रियल नंबर है, सर मैं बताऊं आपको, नंबर्स लिखो। मैंने कहा आजा बेटा लिखवा जल्दी से लिखवा। सर लिखो 1.612। क्या सर ये रियल नंबर है, यस ये रियल नंबर है। सर और लिखो सर लिखो √4। सर क्या ये भी रियल नंबर है, हाँ बेटा ये भी रियल नंबर है, ठीक है सर। और लिखो √7। सर ये भी रियल नंबर है, अरे हाँ मेरे प्यारे बच्चे ये भी रियल नंबर है। यार अब कौन सा नंबर बताऊं, चलो सर एक नंबर याद आ रहा है, ये भी मैंने देखा था क्लास 9th के अंदर, 1.616161 और आगे तक चलता जा रहा है। सर क्या ये भी रियल नंबर है, अरे हाँ मेरे प्यारे बच्चे ये भी रियल नंबर है। और तूने जितने भी नंबर्स देखे होंगे ना अपने लाइफ में, जितने भी नंबर्स देखे होंगे क्लास 10 तक, सारे के सारे रियल नंबर है। सर एक और नंबर लिखो सर प्लीज, 1.1623152157172 और डॉट। सर बताओ ना ये भी रियल नंबर है क्या, अरे हाँ भाई जितने भी नंबर्स है ना सब लिख डाल, सारे के सारे रियल नंबर्स। तो फिर सर रियल नंबर कौन से नहीं है ये बताओ। आजा देख, क्लास 10 तक तो सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेगा, लेकिन क्लास 11th में जैसे ही जाएगा तो तेरे को एक नंबर देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स तो हमारा आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स तो हमारा आयोटा होता है मेरे प्यारे बच्चे। आयोटा पढ़ेंगे अपन, क्लास 11th की बात है, अभी 10th की बात कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाना है, सिर्फ रियल नंबर में जाना है। तो रियल नंबर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रियल नंबर यही है, जितने भी तूने नंबर्स देखे हैं आज तक सारे के सारे रियल नंबर से, सिंपल सी बात है। क्लियर है। चल अब रियल नंबर के अंदर थोड़ी सी क्लासिफिकेशन होगी। क्या क्लासिफिकेशन होगी, रियल नंबर्स जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रियल नंबर्स जो होते हैं, जगह नहीं है इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। रियल नंबर्स जो होते हैं यहां पे समझना है ना, यहां समझना मेरे प्यारे बच्चे, रियल नंबर्स जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर्स, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे इरेशनल नंबर्स। एक होता है इरेशनल नंबर्स, राइट। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p/q के फॉर्म में हम
लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो सर कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं, समझते हैं। देखो रेशनल नंबर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3/4, तो क्या ये 3/4 p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है? यस। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर्स है, राइट। ऐसे ही मैं कह देता हूं कि सर √4 भी क्या रेशनल नंबर्स है? यस यस, √4 भी रेशनल नंबर है। क्यों सर √4 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि √4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो 2 होता है, राइट। और 2 जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, वो सारे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए उनको भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। तो देखो रेशनल नंबर्स में कौन कौन आ रहा है समझ लेते हैं। तो रेशनल नंबर्स में आ रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, राइट। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे स्टार्टिंग विथ 1 2 कहां तक चलते हैं, इंफिनिटी तक चलते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं सर? होल नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग, कहां से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विथ 0 से, और कहां तक चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इंफिनिटी तक चलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, दोनों। अरे यार, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, दोनों आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं, राइट। तो यहां से एक चीज कह सकते हैं, सर ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। यस यस यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सर ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। यस, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। यस, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सर ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं बेटा, ये गलत कर देगा तू। ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स नहीं, क्योंकि होल नंबर कहेगा भाई मैं भी हूं, इंटीजर कहेगा अरे बेटा मैं भी हूं रेशनल नंबर्स के अंदर, राइट। तो ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते हो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स ये आप कह सकते हो। क्लियर है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी फास्ट। तो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आ गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो सिंपल याद रखो, जो रियल नंबर है वो कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल का। रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो ये सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। प्लस इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब देखो इरेशनल को भी समझ लेते हैं। इरेशनल क्या होता है हमारा, इरेशनल क्या होता है कि यहां पर मैंने एक नंबर दिया था √4, तो √4 का पॉसिबल था हमारा स्क्वायर रूट, है ना। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट वैल्यू है जिसका रूट पॉसिबल है, हालांकि सबके रूट पॉसिबल होते हैं, लेकिन ये परफेक्ट वैल्यू है जिसका नेचुरल नंबर के फॉर्म में हमारा रूट निकल रहा है, राइट। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, ये एक परफेक्ट वैल्यू है स्क्वायर की। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक नॉन परफेक्ट वैल्यू दे दी, मान के चलो स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक नॉन परफेक्ट वैल्यू दे दी, √3 दे दिया, √5 दे दिया मेरे प्यारे बच्चे, √10 दे दिया, मान के चलो √12 दे दिया, √11 दे दिया, जिनके स्क्वायर रूट जो होंगे वो परफेक्ट नहीं होंगे, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात उन नंबर्स को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे इरेशनल नंबर। और कौन आते हैं इरेशनल नंबर्स के अंदर, और आता है हमारा पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.142857, इस तरीके से ये आगे चलती जाएगी। इसको हम बोलते हैं, देखो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसकी दो फॉर्म होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको भी हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ये डेमो क्लास है तो मैं इतना डीपली जा नहीं सकता, राइट। तो वहां पर भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सारी चीजें होगी, तो वो चीजें हम बाद में देखेंगे। चलो, तो अभी हमने सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दिया है। चलो नेक्स्ट, तो भैया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग होते हैं 1 से और इन्फिनिटी तक चलते हैं। ऐसे ही हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, तो होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग अ न्यूट्रल नंबर 0, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q की एक कंडीशन होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे 22/7 है, 3/2 है, 11/-11 13/-17, ये सारे रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था जिनको अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे पाई हुआ 22, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हटा दो। ये पाई की वैल्यू हुई √3 हुआ,
2 हुआ, ये वैल्यूज जो होती है वो इरेशनल नंबर्स होती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सिंबल ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, है ना। ये आपको सेट का पता होना चाहिए, कभी मैं कैपिटल एन लिखूं तो आपको समझ जाना है कि नेचुरल नंबर्स एन है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स के लिए कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से हम डिनोट यहां पर करते हैं। तो ये सिंबल्स हमारे होते हैं रियल नंबर्स के। क्लियर है? चलो अब समझ लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ को सबसे पहले देख लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ होता है मेरे प्यारे बच्चे, इज द ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर्स दैट डिवाइड ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्ट। सर अब बात समझ में नहीं आ रही है यार, ये थ्योरी नहीं करनी है, थ्योरी नहीं करनी, थ्योरी समझ में ही नहीं आती है यार, कुछ है ही नहीं, कोई काम की नहीं है थ्योरी। सबसे पहले चलो आ जाओ भैया, समझते हैं इसको समझते हैं। फाइंड द, अरे 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 कैंसिल। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 18। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एचसीएफ 6 और 18 का। कैसे फाइंड करेंगे 6 और 18 का एचसीएफ? मान के चलिए कि आपको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 6 एंड 18। तो 6 और 18 का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? तो एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फटाफट बोल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को एक और नाम बोलते हैं जीसीडी, ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर? समझते देखो। तो फाइंड द एचसीएफ निकालना है हमारे को 6 और 18 का। समझते मेरे प्यारे बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसके अंदर अगर मैं इसको लिखूं HCF, है ना, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, राइट। तो इसके अंदर, इस नाम के अंदर आ रहा है एक तो फैक्टर्स। तो पहले अपन फैक्टर्स को देखेंगे कि फैक्टर्स होते क्या है, राइट। पहले फैक्टर समझते, फैक्टर क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर है 6 और 18, तो 6 के फैक्टर्स निकाल लेता हूं मैं, 6 के फैक्टर्स निकाल लेता हूं और 18 के फैक्टर्स निकाल लेता हूं। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि 6 को ऐसे कौन कौन से नंबर से जो डिवाइड करते हैं, मेरे को ये बता दो, 6 को ऐसे कौन कौन से नंबर से जो डिवाइड करते हैं। तो 6 के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से हैं? तो 6 को एक तो 1 डिवाइड करता है, और एक 2 डिवाइड करता है, और कौन डिवाइड करता है? 3 डिवाइड करता है, और कौन डिवाइड करता है? 6 डिवाइड करता है। लिख लिए फैक्टर्स, लिख लिए 6 के। 18 के फैक्टर्स बताओ, 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो आप कहोगे सर 1 करता है एक तो डिवाइड, 2 करता है सर, ठीक है, 3 भी करता है सर, ठीक है, और कौन करता है? 6 करता है सर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, और 9 करता है, और सर 18 खुद भी डिवाइड करता है, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। क्लियर है बात? चलो अब हम फैक्टर्स निकालने के बाद में अब हम देखेंगे कॉमन। तो यहां पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, मेरे को बताओ जल्दी से, मेरे को यहां पर कॉमन बताओ क्या क्या आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है मेरे सर 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 सर, कॉमन बताऊं सर आपको मैं? अरे सर कॉमन बताऊं? तो कॉमन आ रहा है सर मेरा यहां पर, एक तो 1 कॉमन आ रहा है, हाँ, एक 2 भी कॉमन आ रहा है सर, ठीक है, एक सर 3 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक सर 6 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, 6 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं भैया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो अभी तक हम कॉमन पे भी पहुंच गए, ठीक है। अब लास्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं कॉमन के अंदर हाईएस्ट कौन है। कॉमन के अंदर हाईएस्ट कौन है? तो यहां पर आप देखोगे हाईएस्ट 1 2 3 6 में 6 हाईएस्ट है। तो एचसीएफ हमारा निकल के आ गया, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 18 इज 6। क्लियर है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अब ये जो मैंने समझाया है ये आपको एक तरह से फंडामेंटल्स बताए हैं कि एचसीएफ होता ये है। निकालना ऐसे नहीं है, आपको निकालना ऐसे नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि एचसीएफ मतलब क्या होता है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हमने निकाला। अब निकालते कैसे है इसको समझते हैं। देखो हमें क्या करना होता है बेटा, हमें क्या करना होता है, 6 और 18 के निकालने ना, तो ये 6 लिखो और ये 18 लिखो, ये लिख दिया 6 और 18, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यहां पर ऐसे बनाएंगे अपन, और ये 6 लिखेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स निकल गए हमारे 2 × 3। ऐसे ही हमारे को 18s के बनाने, तो यहां बना लेता हूं मैं 18s के,
तो 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहां पर इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए 2 इंटू 3 इंटू 3। राइट, क्लियर है बात। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF के लिए हम देखेंगे यहां पर क्या, HCF के लिए हम देखेंगे सिर्फ कॉमन, सिर्फ कॉमन। तो यहां पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है एक तो हमारे जो मार्ट साहब थे, हमारे जो मास्टर थे, हमारे जो सर थे, वो क्या करते थे, वो कहते थे बॉक्स बनाओ, बॉक्स। तो बॉक्स बना लेते अपन, है ना। तो यहां पर अपन ने बना लिया एक बॉक्स, ये बॉक्स बन गया, और एक बॉक्स हमारा ये कॉमन आ रहा है, तो ये बना लिया, ये लो। अब ये जो बॉक्स आए उनको लिख दो बस, 2 का एक बॉक्स आया 2 लिख दिया, 3 का एक बॉक्स आया 3 लिख दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया हमारा HCF। तो 6 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया, जो कि हमारा आ रहा था ट्रेडिशनली। राइट, तो ये प्रोसेस होता है पूरा HCF निकालने का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं LCM के ऊपर। LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट नंबर दैट इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। 6 और 18, तो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर 6 और 18, 6 और, अब देखो यहां पर बेटा मल्टीपल की बात हो रही है। जो LCM होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फैक्टर की बात नहीं हो रही है। राइट, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं LCM, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं LCM मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस मल्टीपल को। क्या होता है मल्टीपल, समझते हैं। तो ये नंबर ले लेते हैं हम, एक तो 6 है हमारे पास में और एक 18 है। इसको एक मिनट, एक सेकंड यहां लिख लेता हूं। एक तो हमारे पास में 6 है और एक हमारे पास में 18 है। राइट, तो 6 के अगर मैं मल्टीपल निकालता हूं तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 के मल्टीपल जैसे कि हम 6 की टेबल बोलेंगे ना, वही मल्टीपल होते हैं। जैसे 6 की टेबल बोलो तो 6 की टेबल जो 6 से डिविजिबल होते हो, है ना, ऐसे ही नंबर्स जो 6 से डिविजिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीपल। अरे क्लास 10th के बच्चे हो यार, तुम क्या बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, इतना बेसिक लेके जा रहा हूं, फैक्टर्स मल्टीपल। अरे वाह वाह भाई वाह, 6 के मल्टीपल में बोलता हूं तो जो 6 की टेबल में आते हैं वो सारे मल्टीपल होते हैं 6 के। क्लियर है। तो यहां पर 6 के मल्टीपल लिखूंगा तो 6, फिर नेक्स्ट 12, 18, 24, 30, 36, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल लिखते जाएंगे। 18 की टेबल 18, 36, 54, 72, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम मल्टीपल लिखते जाएंगे। क्लियर है। चलो भैया मल्टीपल की बात हो गई, अब बात करते हैं कॉमन की। तो कॉमन क्या है यहां पर, मुझे बताओ कॉमन क्या है, मुझे जल्दी से बता दो कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो कॉमन क्या आ रहा है यहां पर, कॉमन देखो मेरा यहां पर 18 आ रहा है, ये 18 दिखा, ये 18 दिखा, 18 कॉमन आ रहा है। राइट, ऐसे ही आगे और चलूंगा मैं तो आगे मेरे को यहां पर 36 दिखा और यहां पर भी 36 दिखा, तो 36 भी कॉमन आ रहा है। ऐसे ही और आगे चलूंगा तो मेरे को कॉमन नजर आते रहेंगे। चलो छोड़ो, अभी तक जितना कॉमन आया लिख लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे छोटा, लीस्ट मतलब होता है छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो 18 और 36, जो 18 और 36 में लीस्ट कौन है, लीस्ट कौन है, तो आप कहोगे 18 और 36 में 18 लीस्ट है, तो 18 ही हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, एलसीएम होगा। तो 6 और 18 का जो हमारा एलसीएम होगा, 6 और 18 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 18 होगा। क्लियर है बात, यस और नो। तो समझ गए हम एलसीएम मतलब। अब करना ऐसे नहीं है, ये मैंने आपको प्रोसेस समझाया है ना, प्रोसेस समझाया है। अब हम देखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे, समझते कैसे निकालना है अपने को। तो देखो सबसे पहले लिखना है 6 और हमें किसका निकालना है, 18 का। तो यहां लिख लेते 6 और यहां लिख लेते 18। तो 6 और 18 का एलसीएम निकाल लेते। कैसे निकालेंगे, वही प्रोसेस करना है मेरे प्यारे बच्चे। 6 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो हमारे जो फैक्टर्स निकले वो निकले 2 इंटू 3। ठीक है, और कौन है, 18 है, 18 है ना, हाँ। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 3 3, तो 2 3 और 3। क्लियर है। सबसे पहला काम अपने को ये कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं यहां पर एलसीएम। कैसे निकालेंगे एलसीएम सर, देखो एलसीएम निकालने के लिए जैसे वहां पर अपन बॉक्स बना रहे थे, कॉमन ले रहे थे, यहां पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहां पर कॉमन नहीं लेना। यहां पर क्या करना है अपने को, हमें देखनी है हाईएस्ट पावर, सॉरी हाँ, यहां पर अपने को देखनी है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर,
हाईएस्ट पावर मतलब सर 2 की पावर, देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 ही हुई, तो 2 की पावर 1। यहाँ देखो यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है, अगर मैं इसको 3 इंटू 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, राइट। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में मैक्सिमम कौन है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 को ले लो, राइट। मेरी क्या बात समझ में आ रही है। यहां पर लेते हैं अपन हाईएस्ट पावर को और एचसीएफ में अपन लेते हैं लोवेस्ट पावर को, ठीक है। ये डीपली अपन पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं कह रहा हूं ये एक डेमो वीडियो है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा जल्दी आपको समझाऊं, लेकिन जब डीप पढ़ेंगे ना चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर होगी मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2 होता है 9, और 9 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। 18 हमारा क्या निकल चुका है, एलसीएम निकल चुका है। इस तरीके से यहां पर एलसीएम हम निकालते हैं। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा डेमो कंप्लीट हो चुका है मैथमेटिक्स का। तो भाई ये सेशन हमारा एंड हो गया है और फाइनली हमने इसको एंड कर दिया है। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, कैसा आपको लगा इस वीडियो को देखने के बाद में। फिजिक्स कैसी लगी, केमिस्ट्री कैसी लगी, बायो कैसी लगी, मैथमेटिक्स कैसा लगा। मैंने पूरा कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने की, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा पाऊं, इस तरीके से मैंने स्लाइड्स आपके सामने रखी है। और कोशिश करिए कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत बहुत कम टाइम के अंदर समझ पाओ। क्लियर है। मेरा पढ़ाने का मेथड ही यही होता है, एक बार में चीजें सेट करना। तो इस तरीके से मैं कंटेंट यहां पर बना के लेकर आऊंगा आपके लिए। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो बैच, बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस क्लास 10th मैथमेटिक्स और साइंस के। तो जल्दी से ये डेमो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसके बारे में रेस्पॉन्स करिएगा। कैसा आपका व्यूज रहा, रिव्यूज रहा, वो जरूर आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच।